मम्मी की मृत्यु के बाद पिताजी बहुत अकेले हो गए थे। पत्नी रचिता के साथ राहुल मेरठ पहुंचा। 13वीं के बाद बच्चों का स्कूल और अपने बैंक आदि की बात कहकर वहां से जाने की जुगत भिराने लगा। पापा, आप भी हमारे साथ इंदौर चले। रचिता ने अपने ससुर से कह तो दिया, किंतु उसका दिल आधा था। इंदौर में उनका 3 कमरों का फ्लैट था। उसमें पापा को भी रखना एक समस्या थी। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पापा ने जब अपना अंतिम फैसला सुनाया तो उनकी जान में जान आ गई। लेकिन पापा तो अस्वस्थ हैं, वे अकेले कैसे रहेंगे? रचिता के प्रश्न ने राहुल को कुछ सोचने पर विवश कर दिया। उसे ननिहाल की रजनी मौसी की याद आई, जो विधवा थी। उनकी एक लड़की थी, किंतु ससुराल वालों ने घर से उन्हें निकाल दिया। भाई भौजाई ने भी कोई खोज खबर नहीं ली थी, तो अपने परिश्रम से मजदूरी करके मौसी अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने लगी। राहुल ने ननिहाल में एक फोन किया और 2 दिन के अंदर रजनी मौसी मैं पुत्री मेरठ हाजिर हो गई। कृष्काय अंदर को धसी आंखों वाली रजनी मौसी के चेहरे पर नौकरी मिल जाने का नूर चमक रहा था। वे लगभग 40 वर्ष की मेहनतकश स्त्री थी। वे बोली, मैं आपकी माँ को दीदी कहा करती थी। रिश्ते में आपकी मौसी हूँ। इस घर को अपना मानूंगी और जीजा जी की सेवा में आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप चाय नाश्ता बनाएंगी, खाना दवा देखभाल आप करेंगी। महरी बाकी झाड़ू पोछा बर्तन कर ही लेगी। पगार कितनी लेंगी आप? रचिता ने पूछा। मौसी भी कर रही हैं और पगार पूछकर शर्मिंदा भी कर रही हैं आप। हम माँ बेटी को खाने रहने का ठौर मिल गया, और क्या चाहिए हमें? जो आपकी इच्छा हो दे दीजिएगा। रचिता मौसी की बात सुनकर चुप हो गई। बात जितने कम में तय हो उतना ही अच्छा। राहुल के चेहरे पर भी संतोष था। उसका कर्तव्य था कि पापा की सेवा करना, किंतु वह असमर्थ था। अब कोई मामूली रकम में उस कर्तव्य की भरपाई कर रहा था। पापा गमगीन थे। एक तो पत्नी का शोक, ऊपर से बेटा बहू बच्चे सब जा रहे थे। रचिता ने धीरे से राहुल के कान में कहा, मम्मी की अलमारी में साड़ियाँ, जेवर व दूसरे कीमती सामान रखे हैं। पापा तो अब अकेले हैं, घर में बाहर के लोग भी रहेंगे, सो हम उनसे अलमारी की चाबी ले लेते हैं। पापा अलमारी की चाबी कभी नहीं देंगे रचिता। अचानक तुम्हें जेवर कपड़ों की चिंता क्यों होने लगी? धैर्य रखो, सब तुम्हें ही मिलेगा। राहुल मुस्कुराकर बोला। बीच बीच में आने की बात कहकर राहुल रचिता इंदौर रवाना हो गए। इंदौर में भी वे पापा घर, अलमारी, बैंक के रुपये, प्रॉपर्टी की बात करते रहे। उन्हें चिंता होती। चिंताग्रस्त होकर वे फिर मेरठ रवाना हुए। लगभग 1.5 महीने बाद यह उनकी दूसरी यात्रा थी। घर के बाहर लॉन साफ सुथरा था। सारे पेड़ पौधे में पानी डाला गया था। कई नए पौधे भी लगाए। दरवाज़ा खुलने पर रजनी मौसी ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया उनका। आइए, आपका फ़ोन सुबह आया था, जीजाजी ने बताया। कुछ ही देर में मिठाई पानी लिए फिर हाजिर हुई। पूरा घर साफ सुथरा सुव्यवस्थित था। उसकी लड़की ने चाय बनाने से पहले सूचित किया, बड़े साहब सो रहे हैं। रचिता ने माँ बेटी का निरीक्षण किया। दोनों ने बढ़िया कपड़े पहने थे। बाल भी सुंदर तरीके से सेट था। रजनी ने चूड़ियाँ, टॉप्स के साथ बिंदी वगैरह भी लगाई हुई थी। तुम्हारी मौसी का तो कायाकल्प हो गया राहुल, रचिता फुसफुसाई। भूखे को सब कुछ मिल गया तो कायाकल्प तो होगा ही, राहुल ने मुंह बनाकर कहा। दोनों असंतुष्टों की तरह चाय पीते पापा के जगने का इंतजार करते रहे। पापा को देखकर उन्हें और आश्चर्य हुआ। वे पहले से भी अधिक स्वस्थ और ताज़ा दम लग रहे थे। पहले के झुके झुके से पापा अब सीधे तंग कर चल रहे थे। मम्मी के जाने के बाद हंसना भूल गया पापा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बड़ी जल्दी मिलने चले आए राहुल? अब आप अकेले हो गए ना पापा, तो हमने सोचा। अकेले कहाँ राहुल, रजनी है, उसकी लड़की सरला है, उसको यहीं इंटर कॉलेज में दाखिला करा दिया है। शाम को 1 घंटा पढ़ा भी दिया करता हूँ। पढ़ने में बहुत तेज है। पापा सरला का गुणगान करते रहे, फिर उसे पढ़ाने बैठ गए। रजनी मौसी सबके लिए चाय नाश्ते के बाद रात में खाने के जुगाड़ में भिड़ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, किंतु राहुल रचिता असंतुष्ट मुख मुद्रा में बैठे थे। वे पापा के किसी काम नहीं आ पा रहे थे और अब उनको इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं रही। रात को पापा सीरियल्स देखते हुए रजनी से उसके बारे में पूछताछ करते खूब हंसते रहे। सरला से पढ़ाई संबंधी बातें भर करते रहे। जीवन से निराश पापा को जीने की वजह मिल गई थी। रात में खाना खाते समय सब चुपचाप थे। खाना स्वादिष्ट और मिर्च मसाले रहित था। रजनी मौसी एक एक कर गर्म रोटी इसरार से खिलाती रही। अंत में खीर परोसी गई। पापा संतुष्ट एवं खुश थे। राहुल रचिता संदेहास्पद इस दृष्टि से रजनी को घूर रहे थे।
रात में टीवी कार्यक्रम की चर्चा रजनी और सरला से करते पापा कई बार बेटे बहू की उपस्थिति ही भूल गए। नाती पोतों का हालचाल भी नहीं पूछा। रात में सोने समय राहुल बोला, यदि हम उसी समय अपने साथ पापा को ले चलते तो आज वे इस तरह माँ बेटी यहाँ इन्वॉल्व न होते। अरे यहाँ क्या बुरा है, स्वस्थ हट्टे कट्टे हैं, खुश हैं, 3 कमरों के डब्बे में कहाँ एडजस्ट होते। रचिता बोली, तुम मूर्ख हो, तुमसे बहस करना बेकार है। अब मामला हाथ से निकल रहा है, मुझे ही हाथ बात आगे बढ़ानी होगी। बात क्या बढ़ाओगी? अरे तुम ही ना कहती थी इस बंगले को बेचकर इंदौर में अपने फ्लैट के ऊपर एक शानदार फ्लैट बनाओगी और बाकी रुपया बच्चों के नाम फिक्स कर दोगी। हाँ हाँ, लेकिन अब यह कहाँ संभव है राहुल। अब पापा दिन प्रतिदिन स्वस्थ होते जा रहे हैं, उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा में तो हमारी उम्र बीत जाएगी। उन्हें इंदौर ले चलते हैं। जैसा तुम उचित समझो, मैं एडजस्ट कर लूंगी राहुल। रचिता बोली। उसे सास की अलमारी की भी चिंता थी, जिसमें कीमती गहने और अन्य महंगे सामान थे। उसे उन्हें देखने भालने की प्रचुर इच्छा थी, किंतु सासू माँ के रहते इच्छा पूरी नहीं हुई और अब भी स्थितियाँ प्रतिकूल हो रही थीं। अगले दिन दोनों ने रजनी मौसी का सेवा भाव देखा। नाश्ता खाना, पापा के सारे कपड़े, बेडशीट, तौलिया आदि धोना, फिर उनका हल्का नाश्ता तैयार करना, यानी चपाती, सब्जी, ताज़ा मट्ठा इत्यादि। किंतु रजनी मौसी ने राहुल रचिता के लिए अलग से देसी घी का हलवा और पोहा बनाया था। सबने मज़े लेकर खाया। राहुल समझ गया था कि पापा के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार का कारण क्या है। वह उनकी इतनी सेवा कभी कर ही नहीं सकता था। तब भी हिम्मत जुटाकर उसने शब्दों में पापा को बांधने का प्रयास किया। पापा, आप यहाँ कब तक दूसरों की दया पर निर्भर रहेंगे? हमारे साथ इंदौर चलिए, वहाँ नाती पोतों का साथ मिलेगा, सब साथ रहेंगे हम। पापा ने कहा, मैं किसी की दया पर निर्भर नहीं हूँ। रजनी काम करती है, उसको इसका पैसा देता हूँ। वहाँ तुम्हारा घर छोटा है, तुम लोग मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए तो अपने फ्लैट के ऊपर एक और वैसा ही फ्लैट बनवाना चाहता हूँ पापा। राहुल ने आगे कहा। बिल्कुल बनवाओ, पापा ने भी कहा। इस बंगले को बेचकर जो रकम मिलेगी पापा, उसी से फ्लैट बनवाऊंगा। यदि आप हम लोगों के साथ चल रहे हैं तब ऐसा हो पाएगा। मैं अपने जीते जी यह बंगला नहीं बेचूंगा राहुल। तुम लोन लेकर अपने बलबूते पर फ्लैट बनवाओ। आखिर बैंक ऑफिसर हो, अच्छा कमाते हो। लेकिन 2 घरों की देखभाल कैसे होगी पापा? राहुल, तुम उसकी चिंता मत करो। एक आशा ही खत्म होने पर राहुल व्यग्र हो गया। कम से कम अलमारी की चाबी ही दे दीजिए पापा। रचिता अपने साथ मम्मी के गहने और जेवर ले जाना चाहती है। तुम्हारी पत्नी के पास कपड़ों और गहनों का अभाव तो नहीं है। कम से कम मेरे मरने की तो प्रतीक्षा करो राहुल। राहुल, रचिता मायूस होकर इंदौर वापस लौट आए। रास्ते में रचिता बोली, पापा कहीं रजनी मौसी से प्रेम का चक्कर में तो नहीं पड़ रहे हैं? कहीं उनके साथ प्रेम तो नहीं हो गया पापा को? राहुल को रचिता की बातें अस्तरहीन लगी, किंतु वह चुप रहा। अगली बार वे बच्चों सहित जल्दी ही मेरठ पहुंचे। वहां रजनी को माँ की साड़ी और गले में सोने की चैन पहने देख उन्हें शक हुआ। अच्छे खान पान से शरीर भर गया था। वे सुंदर लग रही थी। उनकी लड़की अच्छी शिक्षा दीक्षा के कारण संप्रभात और सुरुचिपूर्ण लग रही थी। आप में बड़ा परिवर्तन आया है रजनी मौसी, राहुल बोला। उस वक्त पापा वहां मौजूद नहीं थे। कैसा परिवर्तन बेटा? वैसी ही तो हूँ, रजनी ने विनम्रता से कहा। आप काम वाली कम, घर वाली ज्यादा लग रही हैं। राहुल फिर आगे बोला, ऐसा कहकर पाप का भागी ना बनाए। हम तो मालिक की सेवा में प्राणपण एक किए रहते हैं, सो कभी कभी इनाम मिल जाता है। रजनी मौसी ने उनके घृणास्पद आक्षेप को भी अपनी विनम्रता से ढकने का प्रयास किया। राहुल रचिता के ईर्ष्या संदेह से दग्ध हृदय को तनिक राहत मिली, किंतु पापा राहुल की स्वार्थपूर्ण योजनाओं, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति की बातों से चिढ़ गए। बोले, बेटा, बाप को मृत्यु के बाद ही बेटे की ताजपोशी होती है, तो मेरे जीते जी ही विरग हुआ जा रहा है। राहुल कैसे कहता कि कुमलाए पापा को रजनी मौसी अपने परिश्रम से दिनों दिन स्वस्थ प्रसन्न किए जा रही थी। सो दूर दूर तक उनकी मृत्यु के आसार नजर नहीं आ रहे थे राहुल को, और उसके गाड़ी वाड़ी, बैंक बैलेंस आदि के सपने धराशायी हो गए थे। पापा के जीवित रहते ही उन्हें हथियाना चाह रहा था, तो पापा के अड़ियल रवैये से वह सब संभव नहीं लग रहा था। रात के खाने के बाद साधारण बातचीत ने झगड़े का रूप ले लिया। राहुल अपनी असलियत पर उतर आया। बोला, पापा, आप कहीं दूसरी शादी के चक्कर में तो नहीं हैं? यदि ऐसा है तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। पापा की तो बोलती ही बंद हो गई। वे हक्के बक्के इकलौते पुत्र का मुंह देखते रह गए, लेकिन फिर जल्दी ही संभल गए। बोले, आज तुझे अपना पुत्र कहते लज्जा का अनुभव हो रहा है राहुल। एक निस्वार्थ स्त्री जिसने तेरे मरते हुए बाप को आराम और सुख के 2 पल दिए, उसे तूने गाली दी, साथ ही अपने जन्मदाता को शर्मसार किया।
मैं तुझे एक पल यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुबह होते ही अपने परिवार सहित यहाँ से कूच कर जाओ। ऐसे पुत्र से तो निसंतान होना बेहतर है। पापा के रुख को देखकर राहुल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अगले ही दिन वे इंदौर लौट गए। फिर 1 वर्ष तक उसने मेरठ का रुख नहीं किया। रजनी मौसी स्वयं फोन करके पापा की खबर देती रहती थी। एक दिन पता चला पापा बाथरूम में गिर गए हैं और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है। राहुल एक दिन के लिए आया अवश्य, किंतु कूल्हे की हड्डी के ऑपरेशन के कारण उन्हें हाई डोज एनीस्थीसिया दी गई थी, सो पापा से भेंट नहीं हुई। ऑपरेशन के बाद राहुल अगले ही दिन लौट गया। उसका एक वकील मित्र था मनमोहन। उसने और रजनी मौसी ने बढ़ चढ़कर पापा की सेवा की, इसलिए राहुल निश्चिंत भी था। चूंकि मनमोहन पापा की प्रॉपर्टी और धन की देखभाल करता था, इसलिए राहुल उसे संपर्क बनाए रखता था। पापा फिर बिस्तर से उठ नहीं पाए। वे बिस्तर के ही होकर रह गए। रजनी मनमोहन ने राहुल रचिता को आने के लिए कहा, किंतु उन्होंने बच्चों की परीक्षा और अन्य व्यस्तताओं का बहाना बनाया। अंत में उन्हें पापा की मृत्यु का समाचार मिला और राहुल पत्नी व बच्चों सहित तुरंत मेरठ पहुंच गया। वहां पिता के निस्पंद शरीर को देखकर उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। लोग रजनी मौसी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। उसने जितनी पापा की सेवा की वह घर का सदस्य नहीं कर सकता था। किंतु राहुल कुछ सुन नहीं रहा था। एक अजीब सा भाव उसके मन मस्तिष्क और शरीर में छाया था। गुरुतर भाव, सब कुछ मेरा। मैं इस घर का खेत खलिहान बैंक बैलेंस सबका मालिक। मेरे ऊपर कोई नहीं। जो इच्छा हो करो। कोई डांट डपट आदेश अवज्ञा नहीं। यह एहसास नया नहीं था। एक पीढ़ी के गुजर जाने के बाद दूसरी पीढ़ी के बड़े को यह सत्ता सुख हमेशा ही ऐसा आनंदित करता है। तब बच्चे बुजुर्गों की मृत्यु से दुख नहीं वरन संतोष का अनुभव करते हैं। अचानक उसकी वृत्त दृष्टि रजनी मौसी पर पड़ी। उसने धीरे से विषपूर्ण भाव से कहा, मैं तुम्हें एक क्षण यहाँ नहीं देखना चाहता। इस तरह पिता के मृत देह की उपस्थिति में उसने रजनी मौसी, जिसने उसके और रचिता के कर्तव्यों का बखूबी निर्वाह किया था, का पत्ता काट दिया। मनमोहन ने कुछ बोलने का प्रयास किया, किंतु उसके इशारे से वह चुप करा दिया। वह अंतिम संस्कार के पूर्व किसी प्रकार का तमाशा नहीं करना चाहता था। रजनी चुपचाप रोती रही। अंतिम संस्कार के बाद राहुल की महत्ता जैसे और बढ़ गई। पिता को मुखाग्नि देकर समाज के संप्रभात लोगों के बीच बैठा दीन दुनिया की बातें करता रहा। उनके जाते ही उसके भीतर शांत बैठा परिवार का मुखिया फिर जाग गया। वह मनमोहन से पिता की संपत्ति का ब्यौरा लेने लगा और रजनी मौसी को अगले ही दिन जाने का आदेश सुना दिया। मनमोहन ने उसे समझाया, राहुल रुक जाओ, तेरहवीं तो हो जाने दो। बिल्कुल नहीं। तुम्हें नहीं पता, इस स्त्री के कारण ही मेरे पिता मुझसे दूर हो गए। मुझे अंतिम समय कुछ न कर पाने का पितृकर्ज चढ़ गया, और वो भी सिर्फ इस स्त्री के कारण। किंतु रजनी मौसी ने अथक परिश्रम तो किया, तो कम से कम 13वीं की रस्म। मनमोहन सिंह ने आगे समझाया, कैसी 13वीं? उसके लिए हम फिर आएंगे। इतनी लंबी छुट्टी ना मुझे मिलेगी ना बच्चों को स्कूल से। पर उसके पूर्व मैं घर लॉक करके जाऊंगा। लॉकर से गहने निकलवा लूंगा, रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लूंगा। घर अलमारी के कीमती सामान ठिकाने लगाकर यहाँ से जाऊंगा। किंतु तुम ऐसा नहीं कर सकते, मनमोहन ने आगे कहा। अच्छा, भला कौन रोकेगा मुझे? राहुल आश्चर्यचकित हो बोला। तुम्हारे पिता की वसीयत, मनमोहन ने समझाया। उन्होंने 13वीं के दिन मुझसे वसीयत पढ़ने को कहा था, किंतु तुम्हारी जल्दबाजी के कारण आज ही मुझे तुमको बताना है। तुम्हारे पापा यह घर रजनी मौसी के नाम कर गए हैं। बैंक के रुपयों का 50% वे किसी अनाथ आश्रम को देकर गए हैं और बाकी 50% तुम्हारे बच्चों के नाम कर गए हैं, जो उन्हें बालिग होने पर ही मिलेगा। अलमारी और लॉकर के जेवर वे तुम्हारी पत्नी को देकर गए हैं। यह सुन राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह विस्मय से मुंह खोल मनमोहन को ताकता रहा। स्त्री पुरुष का केवल एक ही रिश्ता नहीं होता राहुल। तुमने उन पर एक वृद्ध व्यक्ति पर चरित्रहीनता का आक्षेप लगाकर अंतिम समय में उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया, जिसका तुम्हें पश्चाताप करना होगा। मनमोहन ने अपनी वाणी को विराम दिया और उसे हिकारत से देखते हुए वहां से चला गया। सिसक सिसक कर रोती रजनी के सामने आंखें उठाने की हिम्मत नहीं रह गई थी राहुल में। वह वैसे ही सिर झुकाए बैठा रहा। रजनी ने जब पापा की वसीयत के बारे में सुना तो उसे भी अफसोस हुआ, लेकिन बाद में जब लोगों ने उसे समझाया कि रजनी वास्तव में उसके पापा की बहुत देखभाल और सच्चे मन से कर रही थी, तब दोनों को पश्चाताप हुआ। दोनों ने मिलकर रजनी मौसी से क्षमा मांगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।